जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एएनआई से आई एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को लेकर आ रही है। हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना अपनी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है, खासकर जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर पावर है, उसको एनहांस करने पर लगी हुई है। और इसी क्रम में भारतीय थल सेना अब एक और बड़े प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है, जहां पर भारतीय थल सेना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जो 120 किलोमीटर तक हिट करने वाले रॉकेट्स हैं, इनकी खरीद की तरफ आगे बढ़ रही है। एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा गया है, जिसकी लागत तकरीबन 2500 करोड़ रुपए है और इसके अंतर्गत भारतीय थल सेना बड़ी संख्या में इनके तरफ जा रही है। अब इसके लिए फिलहाल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की क्लियरेंस का इंतजार है, और ये जो क्लियरेंस है ये हमें आने वाली बैठक के दौरान मिलेगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जानी है। डिफेंस ऑफिशियल ने यह भी कंफर्म किया है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है, इन्हें स्वदेशी तौर पर डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है। रही बात इनके ट्रायल्स की, तो इनका जो ट्रायल है खासकर 120 किलोमीटर वेरिएंट का, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये फुल स्केल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में उतर आएगा, जहां पर इसका निर्माण सिलेक्टेड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स की तरफ से किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो हमें देखने को मिलने वाली है। की एडवांटेज की बात करें तो ये जो नया एमुनेशन है, इस पर बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो नई ऐड करी गई हैं। फॉर एग्जांपल, ये 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाला रॉकेट जो है, ये भारत के जो एक्सिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स है उनसे लॉन्च किया जा सकता है। और ऑलरेडी जो भारतीय थल सेना ने जो अपने पिनाकास को कॉन्फ़िगर किया हुआ है 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स के लिए, उन लॉन्चर्स से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये गाइडेड पिनाका हैं, तो इसके चलते इनकी जो एक्यूरेसी है ये काफ़ी ज़्यादा होगी। इनकी एक्यूरेसी पर विशेष तौर पर काम किया गया है। हालांकि इसको लेकर ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले जो पिनाका हैं, ये भारत को एक क्लियर कॉम्बैट एज देने वाले हैं। और निस्संदेह इनके आने के बाद भारत की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि इस समय डिमांड ये की जा रही है कि भारत अपने जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इनकी रेंज को और इन्हांस करके तकरीबन 200 किलोमीटर तक करे, जैसा कि हमें जो कह सकते हैं अमेरिकी सिस्टम है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिमांश हो गए और दूसरे जो सिस्टम है उनके समकक्ष लाने की बात की जा रही है। उस क्षेत्र में डीआरडीओ की तरफ से काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस मामले पर बात करते हुए भारतीय थल सेना के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बताया कि भारतीय थल सेना फिलहाल जो अभी टेस्ट होने वाले हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करेगी, और इसमें बहुत सारे जो नए एस्पेक्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐड किए गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम इसको ठीक उसी प्रकार से टेस्ट करें जैसे कि कॉम्बैट के दौरान इनको यूज़ किया जाता है। यानी ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं होगा इन रॉकेट सिस्टम का, बल्कि यहाँ पर एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा और अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन टेस्ट के दौरान वो रखे जाएंगे और देखा जाएगा इसकी एक्यूरेसी को, इसकी रेंज को, और भी दूसरे एस्पेक्ट हैं जिनको टेस्ट किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही होता है तो आने वाले भविष्य में हमें बड़ी संख्या में ये जो पिनाका रॉकेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का जो प्रपोजल है वो सामने रखा गया है, यानी कि जो इनकी संख्या है ये भी बड़ी होने वाली है। एक तरफ जहां भारतीय थल सेना खुद को इसके लिए तैयार कर रही है, तो वहीं जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी नज़र भी इस खास वेरिएंट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सब जो है ऑलरेडी भारत के रॉकेट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं और उसी के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है वो की जानी है। तो देखना ये है कि टेस्ट कब आयोजित किया जाता है, टेस्ट के रिजल्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से वहाँ पर अचीव किए जाते हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश पिनाका की तरफ काफ़ी गौर से देख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिस पर आमतौर पर अभी सिर्फ न्यूज़ के गलियारे पे ही चर्चाएं हुई, लेकिन अब पार्लियामेंट्री पैनल भी इसको लेकर सीरियस हो चुका है और कुछ गंभीर सवाल इस प्रोग्राम को लेकर उठाए गए हैं। और यहाँ पर किसी एक इंजन प्रोग्राम को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि ओवरऑल भारत का अभी तक का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफर रहा है उसको यहाँ पर आड़े हाथ लिया गया है। दरअसल हम लोग जब भी भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं और उस पर होने वाली डिलेज पर चर्चा करते हैं, तो हम सबका एक मत काफ़ी कॉमन होता है, और वो मत ये होता है कि हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी बात, फंड्स काफ़ी देर से रिलीज किए जाते हैं, और तीसरी बात कि अभी भी हम उतने सीरियस इस प्रोग्राम को लेकर नहीं हैं जितना कि हमें होना चाहिए, ये जानते हुए भी कि जेट इंजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब इस बात को पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से एक बार काफ़ी अच्छे से संसद में उठाया गया है, जहां पर उन्होंने इस मामले की गंभीरता पर
चर्चा करी है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की तरफ से एक सीरियस कंसर्न रेज किया गया है, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो गैस टरबाइन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हो रही डिले को उल्लेखित किया है। उन्होंने कहा कि स्लो अप्रूवल, प्रोक्योरमेंट हर्डल और यहाँ पर लैक ऑफ डेडिकेटेड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको प्रभावित किया है, और इसके चलते वो रिजल्ट जो हमें काफ़ी पहले मिल जाने चाहिए थे वो आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की बात करें तो सीपीयू यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने ये भी पाया अपनी जांच में कि जो फाइनेंशियल सैंक्शन है उनमें सालों लग गए और एफर्ट जो है उसको यहाँ पर चालू रखा गया। लेकिन आप सब जानते हैं बिना प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इससे एचएएल की जो गलती है ये भी छिप नहीं सकती, और उन्होंने इस चीज़ को उल्लेखित भी किया कि एचएएल के 2 फ्लैगशिप एरो इंजन प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक की माइलस्टोन को प्राप्त करने से काफ़ी पीछे है या फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा प्रोग्राम जो है इसके लिए 444.41 करोड़ रुपए की राशि आवंटित या अप्रूव करी गई थी, और इसके अंतर्गत एचएएल को एक 25 किलोटन क्लास का टर्बोफैन इंजन विकसित करना था जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स के लिए होना था, और एक टर्बोशैफ्ट इंजन विकसित करना था जो हेलीकॉप्टर के लिए होना था। हालांकि अब इस प्रोग्राम में जो स्टेज 2 है वो 2018 से चल रहा है, और अभी टाइमलाइन में कोई कंप्लीशन हमें देखने को नहीं मिला है, और इसके लिए जहां पर दोनों को स्लैम किया गया है। एक तरफ जहां स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको लेकर चिंता व्यक्त करी गई है, तो वहीं जो अभी इस प्रोग्राम में डिले बार बार आ रही है उसको लेकर के यहाँ पर सरकार की नीतियों को भी स्लैम किया गया है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये तो सिर्फ एक पहली बात थी जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर बात करी गई है, और इससे पहले सेम कमेटी ने जो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट का कावेरी इंजन प्रोग्राम है उसको लेकर के भी यही कहा था। इनफैक्ट इनका अभी भी मानना है कि भारत जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर उस हिसाब से गंभीर नहीं है जितना कि दूसरे देश होते हैं। रही बात कावेरी इंजन की, तो कावेरी इंजन का डेरिवेट वेरिएंट अब जाकर के कहीं ऐसी उम्मीद जगा रहा है कि सर्टिफिकेशन टेस्ट को पूरा कर लेगा। हालांकि रूस में अभी भी यह कहा जाता है कि तकरीबन 25 घंटे से ज़्यादा की जो टेस्टिंग है वो बाकी है इंजन की, और उसके बाद आगे जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसकी शुरुआत होगी। लेकिन भारत को ये चाहिए था कि भारत पहले अपने देश में ही जो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित करे, फ्लाइंग टेस्ट बेड जैसे एयरक्राफ्ट जो है इनको तैयार करे, ताकि जो समय बर्बाद होता है, जो पैसे बर्बाद होते हैं, उनसे बचा जा सके। अब सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, ये निर्णय कब आता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा लग तो रहा है कि सरकार जेट इंजन को लेकर गंभीर है, लेकिन बिना किसी प्रैक्टिकल अप्रोच के इस गंभीरता का कोई सेंस नहीं बनेगा, और आने वाले भविष्य में अगर हम नहीं चेते तो फिर हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आप इस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।